स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा कि अपने पूरे जीवन भर में उसने कोई भी पायरेटेड मूवी नहीं देखी होगी। इसका सिंपल कारण यह है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पायरेसी आपको देखने को मिलती है अगर हम फिल्म्स की बात करें। और आपने देखा ही होगा किस तरीके से यहाँ पर जब मूवीज़ लगती हैं, नई नई मूवीज़ आती हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो टेलीग्राम चैनल पर या फिर टॉरेंट के माध्यम से उसको फैला दिया जाता है और फिर लोग उसको देखते हैं। भले ही क्वालिटी अच्छा नहीं होता, ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका कंजम्पशन बड़े मात्रा में होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या है, फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान होता है। बताया जा रहा है कि लगभग 20,000 करोड़ का, सोच के देखिए, हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान होता है। अब इसके ऊपर एक बड़ा प्रहार किया गया है सरकार के द्वारा। आप देख सकते हैं कि जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है उसके अंदर सरकार बदलाव कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से यह बिल पास हो गया है और इसको अब इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस लाए जा रहे हैं, जैसे कि जो सर्टिफिकेशन वाला मामला होता है, यूए हो गया और अडल्ट कैटेगरी हो गया, तो इस तरह में भी यहां पर कुछ बदलाव किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 नए कैटेगरीज डाले गए हैं। काफी कुछ जानने को है वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास मौका है कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करनी है। तो 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच। कोई भी ज्वाइन करिए और इसके अंदर आपको सभी लाइव क्लासेस मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सरकार यहां पर एक बिल लेकर आई थी जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफी बिल अमेंडमेंट बिल 2023, जिसका मेन काम यह था कि जो फिल्म पायरेसी होती हैं उसके ऊपर क्रैक डाउन करना और यहां पर जिस तरीके से मूवी सर्टिफाई की जाती हैं सेंसर बोर्ड के द्वारा, उसके अंदर भी बदलाव करना। तो उसी के तहत राज्यसभा से ऑलरेडी ये पास हो गया था और अभी लोकसभा से भी इसको पास कर दिया गया है। इस बिल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं आपको पहले ही बता दूं, वो ये है कि अगर कोई भी पायरेटेड मूवी करता हुआ पकड़ा गया या फिर कोई भी शामिल हुआ पायरेसी के मामले में, तो उसको 3 साल तक की सजा और साथ ही साथ जो फिल्म प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है उसका 5%, मान लो अगर कोई फिल्म 100 करोड़ की बन रही है तो इसका लगभग 5 करोड़ रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और उसको 3 साल की सजा होगी। साथ ही साथ यहां पर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, जो सीबीएफसी है, जो फिल्म सर्टिफाई करती है, सर्टिफिकेट देती है, उनको यहां पर और एम्पावर किया गया है कि अगर भारत के अंदर टेलीविजन में या फिर दूसरे किसी माध्यम पर फिल्म को दिखाना है तो उसके लिए भी अलग से सर्टिफिकेट दिया जा सकेगा। वो मैं आपको इशू आगे बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। लेकिन अब यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इसके अंदर बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको पहले बताता हूं कि सिनेमेटोग्राफी एक्ट भारत के अंदर आया था 1952 में और इसके नाम से ही आप देख सकते हो इसका मेन मकसद था कि भारत के अंदर जो फिल्म का एग्जीबिशन होता है, फिल्म दिखाया जाता है सिनेमा हॉल में, वहां पर सही तरीके से चीजें वर्क कर सके, रूल्स रेगुलेशंस के साथ कर सके। लेकिन क्या हुआ कि अभी रिसेंटली कई सारे ऑर्डर्स, जैसे कोर्ट के द्वारा ऑर्डर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सरकार ने कुछ ऑर्डर पास किया था, तो इन सब के अंदर यहां पर बदलाव करना जरूरी था। तो इसी की वजह से सरकार ये कानून लेकर आ रही है ताकि उसके अंदर बदलाव किया जा सके। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया कि जो लाइसेंसिंग होता है उसके अंदर भी हमें चेंजेस लाना था उसके प्रोसीजर में, तो उसके तहत ये बदलाव किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहां पर नए कैटेगरीज डाले जा रहे हैं सर्टिफिकेशन में, इसी की वजह से सरकार ये लेकर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो यही था कि फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा यहां पर डिमांड किया जा रहा था लंबे समय से कि जिस तरीके से अनऑथराइज्ड रिकॉर्डिंग होती है फिल्मों की, जब नए फिल्म्स आते हैं सिनेमा हॉल से ही उसको रिकॉर्ड करके पायरेसी कर दिया जाता है, उसको बांट दिया जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, उसको रोकना ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से उनको बहुत लॉसेज होता था। तो यही कारण है कि ये बिल को लाया गया है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो बिल है ये 2019 में भी आया था। जी हाँ, सरकार ने कोशिश किया था कि सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2019 में पास कराया जाए, लेकिन क्या हुआ कि वो पास नहीं हुआ, उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। आपको पता है ना बिल कैसे पास होता है कि पहले यहां पर कैबिनेट जो है उस बिल को क्लियर करती है, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर पेश होता है, लोकसभा या राज्यसभा में। अगर मान लो उसके अंदर कुछ बड़ा डिबेट हो रहा है लोकसभा में या फिर राज्यसभा के अंदर, तो यूजुअली क्या किया जाता है, उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाता है और वो स्टैंडिंग कमेटी देखती है, उसकी जांच करती है
करती है और डिटेल से रिव्यू करती है। तो 2019 में क्या हुआ था कि इसको स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी है उधर भेज दिया गया था और फाइनली उनके द्वारा जो रिपोर्ट है वो मार्च 2020 में लाई गई थी। अब इनके द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया उसमें और भी कई सारे रिकमेंडेशंस दिए गए, क्योंकि पहले वाला जो क्या था ना, जो पहले सरकार बिल लेकर आई थी 2019 में, उसमें सिर्फ फिल्म पायरेसी को लेकर जो है बदलाव किए जा रहे थे। लेकिन यहां पर कैबिनेट ने बोला कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने बोला कि अगर आप नया बिल पास करा ही रहे हो तो इसके अंदर और भी कई सारे जो कंसर्न्स हैं उसको भी शामिल कर लिया जाए। तो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि यहां पर फाइनली जो रिवाइज्ड बिल है इसका 2021 में, उसको पब्लिक कमेंट के लिए रिलीज किया जाता है और फाइनली सरकार बाकी स्टेक होल्डर से बातचीत करती है, कंसल्ट करती है और अल्टीमेटली यहां पर 2023 का जो बिल है मिनिस्ट्री के द्वारा वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो वही ये बिल है जो अब आया है। अब वैसे इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, 2019 में सरकार जो बिल लेकर आई थी उसमें एक्सेप्शंस रखा गया था जम्मू कश्मीर के लिए। आपको पता ही है ना कि भारत में जैसे क्या था, 2019 के पहले जो भी कानून बनता था वो जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता था, क्योंकि उनका खुद का पहले कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सारी चीजें थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि हर एक बिल के अंदर एक्सेप्शन रख दिया जाता था कि एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, ये चीज भारत में अप्लाई होगी पूरे भारत में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। लेकिन 2019 में आपको पता ही है 370 हट जाता है, उसके बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इंटीग्रली मतलब हर तरीके से वो भारत का ही हिस्सा होता है। तो अब क्या है कि जम्मू कश्मीर का अलग से मेंशन करना उसमें जरूरी नहीं है, मतलब कि जो चीज भारत के बाकी हिस्से में अप्लाई हो रही है वो आपका जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई हो रही है। तो इसकी वजह से वो सारे प्रोविजंस भी हटा दिए गए। खैर, ये जो अब नया एक्ट बनेगा, मतलब ये जो बिल पास हुआ है उसके अंदर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 न्यू कैटेगरीज ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसको थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से समझना होगा कि भारत के अंदर जो फिल्म सर्टिफिकेशन है वो कैसे कितने लेवल होते हैं। देखो, इनिशियली क्या हुआ था, भारत में जो फिल्म दिखाई जाती थी 1950s 60s में, तो उस समय सिर्फ 2 कैटेगरी के फिल्म्स होते थे। एक होता था यू और दूसरा होता था ए। यू मतलब हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब कि अगर किसी फिल्म को यू कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिला है मतलब वो फिल्म कोई भी देख सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी उसको देख सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, फैमिली से लेकर कोई भी देख सकता है। लेकिन ए कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट अगर दिया जाता है, मतलब 18 साल से ऊपर अगर आपकी आयु है तो ही आप उसको देख पाओगे। तो यहां पर क्या था कि सिर्फ यू और ए कैटेगरी का था। आगे चलकर क्या होता है, जून 1983 में 2 और कैटेगरीज ऐड कर दिए जाते हैं, जो आज की डेट में ज्यादातर फिल्मों में आप देखते होंगे यूए, ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, और एक एस कैटेगरी होता है। यूए का मतलब हो गया ये भी अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन है, लेकिन इसमें 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स के साथ ही अलाउ किया जाता है फिल्म देखना। ठीक है, एक तो यू हो गया जिसमें कोई भी देख सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यूए अगर सर्टिफिकेट है तो उसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों को पेरेंट्स के साथ ही फिल्म देखना अलाउ होता है। और एक एस कैटेगरी ऐड किया गया था जिसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड ऑडियंस होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए कोई फिल्म बनी है, साइंटिस्ट के लिए बनी है, तो उन्हीं को दिखाई जाती थी। देखो, तो ये 4 कैटेगरी के सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल हैं, यू, ए और ये आपका यूए हो गया और एस कैटेगरी हो गया। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो यूए कैटेगरी है ना, इसके अंदर इसको 3 हिस्से में बांट दिया गया है। 3 हिस्सा क्या अब है, यूए 7+, यूए 13+ और यूए 16+। मतलब कि यहां पर क्या होगा कि अगर यूए 7+ है मतलब 7 इयर्स के अबव के कोई भी बच्चा जो है इस फिल्म को देख पाएगा। यूए 13+ मतलब कोई भी बच्चा 13 वर्ष के ऊपर का देख पाएगा। अगर मान लो 13 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसको पेरेंट्स से अनुमति लेकर पेरेंट्स के साथ ये फिल्म देखनी होगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। तो 3 और कैटेगरीज इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। तो अब जो फिल्म दिया जाएगा, अब जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अब आप देखोगे तो उसमें इस तरह से आपको नए नए सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे, यूए 13+, यूए 16+। फिर नेक्स्ट यहां पर जो बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो है कि जो फिल्म्स टीवी पर दिखाई जाती हैं, देखो अभी क्या था कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग जो टीवी पर जो भी फिल्म दिखाई जाती थी वो सिर्फ यूए कैटेगरी की ही हो सकती थी। आप समझो, यूए आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन एंड 12 साल से कम उम्र के बच्चे पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अडल्ट कैटेगरी के नहीं दिखाया जा सकता था टीवी पर। क्यों? क्योंकि सिंपल
रीज़न है कि अगर वो एडल्ट कैटेगरी का है, मतलब टीवी पर तो कोई भी देख पाएगा, बच्चा घर में रहता है वो भी देख पाएगा। तो इसी की वजह से यहाँ पर कानून ये था कि सिर्फ यूए कैटेगरी के जो फिल्म्स हैं वही टीवी पर दिखाए जा सकते थे। लेकिन ये जो नया बिल आया है उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, वो बोल रहा है ये नए एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा कि अब अगर मान लो कोई फिल्म ए कैटेगरी की है, एडल्ट कैटेगरी की है, या फिर एस कैटेगरी की, स्पेशलाइज्ड ग्रुप की कैटेगरी के हैं, तो अब क्या हो सकेगा कि उसमें अगर कोई सीन्स को काट दिया जाए, ठीक है, मान लो कोई एडल्ट फिल्म है, उसके अंदर कोई सेक्स दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है शायद उस सेक्स वाला पार्ट को हटा दिया जाए और फिर वो फिल्म जो है यूए का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसको फिर टीवी पर दिखाया जा सकेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इस तरह से अब यहां पर टीवी के लिए भी अलग से सर्टिफिकेट सीबीएफसी जारी कर सकती है। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले क्या होता था कि जो भी सर्टिफिकेट दिया जाता था वो 10 साल तक वैलिड रहता था, फिर उसको रिन्यू कराना होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर हमेशा के लिए एक बार सर्टिफिकेट दे दिया गया तो वो हमेशा के लिए लागू रहता है। और नए बिल ने यह भी क्लैरिफाई किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई भी दखल नहीं देगी। जो भी सीबीएफसी सर्टिफिकेट पास करेगी वो उनका फाइनल निर्णय होगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी। फिर फाइनली यहां पर फिल्म पायरेसी को लेकर जैसा मैंने बोला ये बदलाव किया जा रहा है। वो क्या है? देखिए यहां पर क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति मदद कर रहा है किसी को या फिर खुद से वो किसी फिल्म का रिकॉर्डिंग कर रहा है सिनेमा हॉल के अंदर, सिनेमा थिएटर के अंदर अगर कोई नई फिल्म आई है और वो उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है या फिर हेल्प कर रहा है किसी को रिकॉर्डिंग कराने में, तो वो यहाँ पर दोषी पाया जाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फिल्म का जो कॉस्ट है उसका 5% उसके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का यहाँ पर यह कहना था कि उनको 20,000 करोड़ का हर साल नुकसान होता है पायरेसी की वजह से, तो इसी के ऊपर प्रहार किया गया और ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ये कानून आ गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पायरेसी एकदम से खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक डर बनेगा, भय बनेगा और सरकार अगर एक्चुअल में एक्शन लेती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी हद तक लगाम भी लग सकता है। क्योंकि जब आज के पहले क्या था कि कोई खास जुर्माना था नहीं, कोई खास कानून था नहीं, तो इसी की वजह से काफ़ी लोग ईजिली अगर कोई पकड़ाता भी था तो वो ईजिली छूट जाता था। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसा जा रहा है सरकार के द्वारा। और इसके साथ साथ सरकार का ये भी कहना था कि इस एक्ट के अंदर हम इसलिए भी बदलाव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी कई सारे एक्ट भारत में आए हुए थे, क्योंकि 1952 में ये एक्ट बना था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कॉपीराइट एक्ट 1957, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो इनके साथ भी हार्मोनाइज हो, लॉ जो हैं वो हर उसमें सेम हो, इसी की वजह से इसके अंदर अब बदलाव हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे सरकार सिनेमेटोग्राफी बिल लाकर कई सारे बदलाव कर रही है फिल्म सर्टिफिकेशन में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो अगर हम पायरेसी की बात करें तो यहाँ पर एक और पायरेसी होता है, वो है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोग होंगे, पहले भी भारत में भी अभी भी होता है कि जो सॉफ्टवेयर है जैसे विंडोज़ वगैरह हो गया, फिर बाकी के कई सॉफ्टवेयर वो पायरेटेड तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर पायरेसी है वो सबसे ज़्यादा दुनिया के कौन से हिस्से में आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच चाहिए, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।